हे एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज ब्रूक। मैं आपके साथ मोहित चौबे, नॉलेज की नई श्रृंखलाओं के साथ। चलिए बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। हम इसको पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके थे। हमने देख लिया था कि किन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के माध्यम से किन आर्टिकल्स में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमने जाना कि आर्टिकल 315 से लेकर 332 तक इसकी जानकारी मिलती है। यह आता है पार्ट 14 कॉन्स्टिट्यूशन में। हमने इसके कंपोजिशन के बारे में देखा था, हमने इनके रिटायरमेंट प्लान्स के बारे में देखा था, हमने देखा था कि ये रेजिग्नेशन गवर्नर को देते हैं, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। हमने रिमूवल के प्रावधान देखे थे, रिमूवल की सर्कमस्टेंसेस देखी थी। हमने देखा था कि इनकी क्या स्वतंत्रताएं हैं, क्या स्वतंत्रताएं इनको प्राप्त हैं। हमने ये देखा था कि इनके क्या फंक्शंस हैं। अब आज हम देखेंगे एनुअल रिपोर्ट और उसके आगे की कहानी। तो जानते हैं कि सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट क्या होती है। एनुअल रिपोर्ट मुख्य रूप से वह एक रिपोर्ट होती है जिसमें ये अपना पूरा साल भर का लेखा जोखा संबंधित लेजिस्लेचर के सामने गवर्नर के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। मतलब यह जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं, जिस भी राज्य का ये स्टेट SPSC है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस राज्य की विधानसभा और विधायिका के सामने ये अपना जो भी साल भर का लेखा जोखा है वो प्रस्तुत करते हैं। तो मुख्य रूप से SPSC प्रेजेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू गवर्नर। सबसे पहले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट को गवर्नर के सामने लेके आएंगे और यह काम होता है एनुअल रूप से, मतलब वार्षिक रूप से। ये जो गवर्नर हैं, यह जो इनकी रिपोर्ट है, इसको बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब ये जो भी हाउसेज होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा, इनके समक्ष, ये दोनों ही हाउसेज के समक्ष इसको रखते हैं। और जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, सीधी बात विधानसभा के सामने तो रखेंगे ही। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस ऑफ कमीशंस इज डिस्कस्ड विथ वैलिड रीजन। अगर कमीशन की कोई भी एडवाइस को किन्हीं भी सर्कमस्टेंसेस में कोई इग्नोर करता है, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी गवर्नमेंट द्वारा इग्नोर किया जाता है, तो एक प्रॉपर मेमोरेंडम होता है जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि यह एडवाइजेस दी गई थी और इन एडवाइजेस को फॉलो किया गया है, और जो एडवाइजेस फॉलो नहीं की गई हैं उनको फॉलो ना करने के जो वैलिड रीजंस हैं उनको हाईलाइट किया जाता है। हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि SPSC को इतना स्ट्रेंथ के बावजूद कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या हैं। तो फॉलोइंग मैटर्स नॉट डिस्कस, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो इसे डिस्कस नहीं किए जाते, जैसे कि रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लास के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उनका डिस्कशन SPSC से नहीं किया जाता। मतलब एक व्यक्ति को अपने लिए, अपने राज्य के लिए या जो भी गवर्नमेंट के लिए कुछ अपॉइंटमेंट्स करने हैं, लेकिन उसके पास उसके साथ कोई डिस्कशन नहीं होता कि उसको किस कैटेगरी से, किस बैकवर्ड क्लास से कितने अपॉइंटमेंट्स करने हैं। उसको बता दिया जाता है कि हाँ भाई, आपको 10वीं पास 4 लोग लेने हैं, 12वीं पास 2 लोग लेने हैं। एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ। तो ये जो है शायद इनसे डिस्कशन करते तो और बेहतर होता। इट्स अ सजेशन, लेकिन हाँ ठीक है। अपॉइंटमेंट्स में जो भी सिटीजन्स हैं, उनके बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स के रिजर्वेशन में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता। रिजर्वेशन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है। क्लेम ऑफ SC/ST अपॉइंटमेंट टू सर्विसेज ऑफ पोस्ट, जो भी SC/ST के अपॉइंटमेंट के या पोस्ट सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी क्लेम है, जब भी SC/ST अपने सर्विसेज को लेके कोई क्लेम करते हैं या जो क्लेम उनकी सर्विसेज और पोस्ट के रिलेटेड उठते हैं, तो वह कंसर्न गवर्नमेंट और SC/ST कमीशन और ये सभी डील करते हैं। यहाँ भी SPSC का बहुत ही बृहद भूमिका नहीं होती है। हम बात करें कि गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट, गवर्नर चाहें तो कुछ पोस्ट को, कुछ सर्विसेज को SPSC के प्रीव्यू से हटा सकते हैं। मतलब उनके निरीक्षण से, उनके जो भी है, गवर्नर चाहें तो उनकी जो क्षेत्र है कुछ पोस्ट को देखने का, वो हटा सकते हैं। लेकिन गवर्नर को कोई भी ऐसा काम कि जैसे किसी पोस्ट को प्रीव्यू से हटाना है, किसी सर्विस को SPSC के प्रीव्यू से हटाना है, तो सबसे पहले गवर्नर को एक रेगुलेशन लाना पड़ेगा, और ये हाउस के, मतलब पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के, स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों ही हाउस के सामने रखना जाएगा कम से कम 14 दिनों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। रोल की बात करते हैं तो SPSC का मुख्य रूप से काम क्या है। सबसे पहले यह मैरिज सिस्टम का वॉचडॉग होता है। मतलब यह एक ऐसा स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल होता है जो ये बताता है कि तुम 12th में पढ़ने लायक हो तो तुम 12th में जाके बैठो, तुम 11th में पढ़ने लायक हो तुम 11th में जाके बैठो। मतलब आप मेरिट सिस्टम को मेंटेन करते हैं कि सबसे अच्छी जो क्रीमी लेयर है, सबसे जो बेहतर जो पर्सनालिटीज़ हैं, वो देश के कुछ महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच सकें
और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो मेरिट सिस्टम है, जिसमें हम जानते हैं कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी जॉब्स, इस मेरिट सिस्टम को मेंटेन करते हैं और उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। फिर हम देखें कि नॉट कंसर्न विथ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब किस तरीके से सर्विसेज को क्लासीफाई किया जाना है, किन सर्विसेज को किस कैटेगरी में डालना है, तो इससे रिलेटेड भी कंसर्न्स हैं वो एसपीएससी के पास नहीं होते हैं। बात करते हैं हम पे एंड सर्विस कंडीशंस की, तो पे और सर्विस कंडीशंस ये भी एसपीएससी डिफाइन नहीं करता है, इट्स ओनली अ रिक्रूटिंग बॉडी। फिर कैडर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट डन बाय द एसपीएससी एंड इसके लिए अलग से एक पर्सनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के होते हैं और वही पूरे जो ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है उनकी ट्रेनिंग करते हैं। मतलब द ट्रेनिंग पर्सनल डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग इज सेपरेट एंड द एसपीएससी दैट इज रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट और डिवीजन इज सेपरेट। सो द पर्सन हु इज रिक्रूटिंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेनिंग, मतलब जो व्यक्ति रिक्रूटमेंट कर रहा है, नियुक्तियां कर रहा है, वह प्रशिक्षण के लिए जिम्मेवार नहीं है, और जो व्यक्ति प्रशिक्षण दे रहा है उसका रिक्रूटमेंट से मतलब नियुक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस आर नॉट एडवाइज आर ऑफ एडवाइजरी नेचर, जो भी रिकमेंडेशंस, जो भी सुझाव एसपीएससी के माध्यम से दिए जाते हैं वह सिर्फ सलाहकारी होते हैं, एडवाइजरी नेचर के होते हैं और बाइंडिंग नहीं होते, मतलब गवर्नमेंट को या किसी भी बॉडी को उनको बाइंड करना, मतलब उसके उन पर ये बाध्यता नहीं होती है। बट गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी रिकमेंडेशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एसपीएससी की बात को हवा में टाल दो। तो एसपीएससी के सुझावों को यह शक्ति दी गई है, यह पावर इस तरीके से प्रोवाइड की गई है कि गवर्नमेंट को अगर एसपीएससी के किसी सुझाव को नज़रअंदाज करती है तो उनके लिए उसके जो रीज़न्स हैं, जो वैलिड रीज़न्स हैं, वो सामने प्रस्तुत करने होंगे। हम अब एक और है, एक नया खिलाड़ी निकल के आया फ़िलहाल ही 1964 में, मतलब फ़िलहाल तो नहीं लेकिन हाँ एक नए खिलाड़ी का भी बीच में इंटरफेरेंस आता है जो है स्टेट विजिलेंस कमीशन। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हमने देखा था कि सेंट्रल में भी यही समस्या थी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में भी यही समस्या थी, तो बिल्कुल सेम सिचुएशन क्रिएट होती है एसपीएससी और स्टेट विजिलेंस कमीशन के बीच में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टेट विजिलेंस कमीशन की स्थापना होती है 1964 में और इनका काम होता है कि डिसिप्लिनरी एक्शंस जो हैं सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ इनको लेने होते हैं। मतलब कोई भी अधिकारी अगर किसी भी प्रकार से अनुशासनात्मक उल्लंघन करता है, अनुशासनात्मक रूप से विचलित पाया जाता है, तो उसके लिए जो भी उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करनी है वो स्टेट विजिलेंस कमीशन डील करता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब एसपीएससी और स्टेट विजिलेंस कमीशन के मतों का क्लैश होने लगता है, क्लैश का मतलब टकराव होने लगता है, मतलब अगर एसपीएससी और स्टेट विजिलेंस कमीशन किसी एक ही केस के बारे में डील करें तो एसपीएससी चाहे कि हम इसको सस्पेंड कर सकते हैं और स्टेट विजिलेंस कमीशन कहे कि हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम इस ऑफिसर को डिमोट कर सकते हैं, तो इन दैट केस कि व्हेन द ओपिनियन इज क्लैश्ड देन द एज, तब हम देखेंगे कि जो एज तब भी है क्योंकि स्टेट सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो इट विल टेक एज ओवर द, मतलब यह अपने कॉन्स्टिट्यूशनल होने का फ़ायदा ले जाएगा और स्टेट विजिलेंस कमीशन का उन सर्कमस्टेंसेस में जो सुझाव है वो थोड़ा सा साइड हो जाएगा और एसपीएससी की बात मानी जाएगी। आगे गवर्नमेंट कंसल्ट विद एसपीएससी इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट। अब एक और बात निकल कर आई कि एसपीएससी को यहाँ भी महत्व दिया जाता है और इनके सुझावों को वर्चस्व, मतलब इम्पोर्टेंस दी जाती है। मतलब जो गवर्नर हैं वो एसपीएससी से जो जुडिशियल सर्विसेज हैं स्टेट्स की, जो स्टेट के क्षेत्र के अंदर की जुडिशियल सर्विसेज हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए एसपीएससी से सुझाव लेते हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है उसको छोड़कर, और जब गवर्नर एसपीएससी सुझाव लेते हैं एंड द कंसर्न स्टेट कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड, और जिस भी स्टेट कोर्ट में वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स किए जाने हैं, जुडिशियल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट किए जाने हैं, तो उस कंसर्न कोर्ट से भी गवर्नर सुझाव लेते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई जुडिशियल अपॉइंटमेंट होता है, जुडिशियल सर्विसेज में अपॉइंटमेंट होता है, जिसमें हम सिर्फ अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे एसपीएससी से सुझाव लिया जाता है और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सुझाव लिया जाता है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि एक और जो एसपीएससी का काम है सुझावकारी, मतलब रिकमेंडेशन देना या एडवाइस देना, वो बढ़ जाता है। चलिए खैर ये तो ऑप्शनल है कि कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था अभी तक आज का ये पूरा सेशन।
और आई होप कि आपको एक एक बात बहुत बारीकी से समझ में आई होगी। आपको रेफरेंसेस समझ में आए होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट विजिलेंस कमीशन में। आपको एनुअल रिपोर्ट की भूमिका समझ में आई होगी। आपको बाकी सभी रोल्स जो हैं एसपीएससी के वो भी समझ में आए होंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है, अपॉइंटमेंट्स जीएसपीएससी का कौन करता है, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आर्टिकल C15 से लेके 332 तक एसपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड है, उनको भी एक एक करके पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन एंड दिस इज़ मोहित चौबे कंडक्टिंग यू विथ द लेसन्स ऑफ नॉलेज ग्रुप। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।